हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 19 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक करेक्शन करवाना चाहूंगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो था उसमें मैंने लिखवाया था कि वो टोटल वर्ल्ड एरिया का 2.5% पार्ट होता है। उसे आप करेक्ट करके 2.3 कर देना। वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन अपन को अपनी गवर्नमेंट बुक के हिसाब से चलना है। उसमें 2.3 है तो आप 2.3 कर लेना। ठीक है। अब अपन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के इंपोर्टेंस क्या है, मतलब अपन को क्या फायदा है बायोडाइवर्सिटी से। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। बायोडाइवर्सिटी से अपन को क्या क्या मिलता है। बायोडाइवर्सिटी बोले तो प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, उन्होंने उनसे अपन को क्या क्या मिलता है। फूड मिलता है, फ्यूल मिलता है, एनिमल फीड मिलता है, वुड मिलते हैं जिससे अपन कुछ चीजें बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल रॉ सब्सटेंस मिलते हैं। To meet the requirement of increasing population, biodiversity is being used to increase agriculture yield. देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ अपन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाए। और ये बढ़ाने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी को यूज किया जाता है। कैसे? जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिसमें वीट जो था, गेहूं जो था, उस पर कुछ ज्यादा ही फोकस था और गेहूं की क्रॉप की यील्ड सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वो बढ़ाने के लिए क्या किया गया, गेहूं की नई वैरायटी तैयार की गई, और वो वैरायटी तैयार करने के लिए नरेन 10 वैरायटी जो कि जापान में होती है उसको यूज किया गया था। तो आप याद रखना कि गेहूं की जो ग्रीन रिवोल्यूशन के समय वैरायटी थी उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सी वैरायटी यूज की गई, नरेन 10, और जो कि कहां की थी, जापान से थी। ठीक ऐसे कैसे डी जियो रू जैन वैरायटी जो थी राइस की, वो ताइवान की थी, उसे यूज किया गया था राइस की वैरायटी को डेवलप करने के लिए। ठीक ऐसे कैसे बायोडाइवर्सिटी का यूज अपन किस लिए कर सकते हैं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप या डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बोले तो दूसरी, मतलब उसकी वैरायटी को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। जैसे पेडी, पेडी जो होती है, मतलब पेडी आप ऐसे समझ लो, चावल ही समझ लो। तो पेडी जो होती है उसकी प्रोडक्शन, और उससे उसमें एक वायरस लगता है जिसको कहते हैं ग्रेसी स्टंट वायरस। अब इसकी एक नई अपन को वैरायटी बनानी थी जो कि क्या करती है, इस पर्टिकुलर वायरस से क्या होती है, रेजिस्टेंस हो उसमें, मतलब ये वायरस उसमें ग्रो ना करे। और ये कराने के लिए वाइल्ड पेडी स्पीसीज यूज की गई थी जो कि क्या थी, ओराइजा निवारा। ठीक है, ओराइजा निवारा, और वो कहां की थी, यूपी की थी। इसको यूज करके पेडी की दूसरी प्रोडक्शन, मतलब वैरायटी बनाई गई जिसमें क्या थी, डिजीज के टूवर्ड्स में क्या थी, रेजिस्टेंस थी। बोले तो अपन क्या करते हैं, किसी एक वैरायटी की प्रॉपर्टी को यूज करके किसी दूसरे वैरायटी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और ये तब कर पाएंगे जब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, वैरायटी अवेलेबल होगी। अगर एक ही वैरायटी की कोई चीज होगी तो फिर अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना आसान ये तरीका। एक और चीज है कि बायोडीजल ट्री होते हैं, जेट्रोपा, करंज, ये ऐसे ट्री है जिनके सीड को अपन बायोफ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी का, पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेडिसिनल वैल्यू। बायोडाइवर्सिटी से अपन को बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो अपन मेडिकल में मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है, सिनकोना। ये जो होता है वो सिनकोना जो ट्री होता है, इसके ट्री की जो बार्क जो होती है वो मलेरिया के लिए यूज की जाती है ट्रीटमेंट के। क्यूनेन नाम से इसकी वो आती है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस नाम से अपने चैप्टर 14 में इसका वो साइंटिफिक नेम भी लर्न किया था। नेक्स्ट है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। ये जो है ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ल्यूकेमिया किसे, ब्लड कैंसर को। अदर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए टेक्सस बकाटा, इस प्लांट का भी यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए राउ वॉल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं, सर्पगंधा, इसका यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी स्पीसीज यूज की जाती है, तो विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए टेक्सस बकाटा। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए राउ वॉल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है। मलेरिया के लिए कौन सा यूज किया जाता है, सिनकोना। तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलगो, गिलोय, ये जो होती है इनमें एड्स रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इनको रेगुलर लेवल पे अपन कंज्यूम करते रहे तो अपन को एड्स के टूवर्ड्स में रेजिस्टेंस भी मिलता है। बेसिकली ये चीजें क्या करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल वैल्यू।
बायोडाइवर्सिटी, ये दोनों वैल्यू तो अपने ह्यूमन के लिए थी, मतलब अपन को क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। अब नेचर को क्या फायदा, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी नेचर उतनी ही बैलेंस रहती है, उसको समझना है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ फूड चेन। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि फूड चेन क्या होता है। देखो फूड चेन क्या होता है कि ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है और फिर उसको कोई कंज्यूम करके उससे फूड ऑब्टेन करता है। जैसे ग्रास जो होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रही है, ठीक है, उसे प्रोड्यूसर कहेंगे। फिर ग्रास को कंज्यूम कर रहा है रैट, रैट प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। रैट को कंज्यूम कर रहा है स्नेक, स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। और फिर स्नेक को कंज्यूम कर रहा है हॉक, वो टर्सरी कंज्यूमर कहलाएगा। तो ये जो चेन बनी है इसको क्या कहेंगे, फूड चेन, क्योंकि ये एक दूसरे से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। अब जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी इस चेन के सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर जितनी कम होगी उतनी प्रॉब्लम है। इसको मैं समझाता हूं। सपोज करो दुनिया में स्नेक सिर्फ और सिर्फ रैट से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं और किसी भी कारण से रैट की नंबर कम हो गया और रैट एक्सटिंक्ट हो गए। तो जैसे ही रैट एक्सटिंक्ट होंगे तो दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहला, ग्रास के नंबर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे कंज्यूम करने वाला कोई है नहीं। और स्नेक मर जाएगा, रैट तो मरा, उसके साथ स्नेक भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्नेक जो है वो क्या खाएगा, और स्नेक के नंबर कम होंगे तो हॉक के भी नंबर कम होंगे। तो इस वजह से क्या होता है, इन फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर, so one species depend on another. Extinction of any species may result in danger to termination of food chain. मतलब यहां पर अगर ये मान लो गायब होता है तो इन दोनों के तो नंबर बढ़ जाएंगे और आगे वाले के नंबर कम हो जाएंगे। मान लो इसके नंबर घटते हैं तो ये दोनों के नंबर भी गायब हो जाएंगे क्योंकि ये खाएंगे क्या। और अगर मान लो इसके नंबर घटते हैं तो ये तीनों ही गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी हुई, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी हुई, तो स्नेक जो है वो रेट के अलावा किसी और को भी कंज्यूम कर सकता है। तो अगर रेट के नंबर कम हो रहे हैं तो स्नेक के नंबर कम नहीं होंगे, वो अपना दूसरा फूड ऑब्टेन कर सकता है। तो ये फायदा होता है ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होने का। तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाएगी, कम बायोडाइवर्सिटी होगी तो कोई एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये आप नोट कर लें, फिर अपन रिमेनिंग जो बेनिफिट है वो भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल। ये भी एक एनवायरमेंटल वैल्यू का पॉइंट है, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जैसे कोई आयंस या कोई एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, एयर में होती है। सल्फर जो है वो अर्थ की क्रस्ट पे होता है। तो जो भी चीजें हैं जो अपन जनरली न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं वो साइकिल पैटर्न में चलता है। कैसे? वो या तो पहले एयर में होंगे या अर्थ में वो उसका रिजर्व होगा, मतलब वहां पर वो इकट्ठा हो रहे हैं। वहां से या तो प्लांट उसे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं या पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे यूज करने लायक बनाते हैं और फिर प्लांट यूज करते हैं। प्लांट से वो एनिमल्स में चला जाता है फूड चेन के थ्रू, ठीक है, और उसी वे में अपने अंदर भी आता है। लेकिन अगर सिर्फ ये ऐसा ही चलता रहे तो धीरे धीरे वो जो रिजर्व है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब प्लांट और एनिमल की डेथ होती है तो कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ सर्टेन ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको वापस डिसोसिएट करते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को वापस रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। चाहे वो एयर हो चाहे अर्थ हो, जहां पे भी हो वहां रिलीज कर देंगे। तो ये साइक्लिंग जो है वो तभी अच्छे से हो पाएगी जब ज्यादा तरह की बायोडाइवर्सिटी होगी। तो हायर द बायोडाइवर्सिटी इजी द रिसाइक्लिंग, और जो जरूरी भी है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। मतलब एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन पॉल्यूशन को कम करने की एबिलिटी भी रखते हैं। जैसे कि कैथेरेंथस रोजस करके ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके पास एबिलिटी है ये टीएनटी एक्सप्लोजिव को डिसइंटीग्रेट कर सकता है, बोले तो उसे भी डिकम्पोज कर सकता है। टीएनटी बोले तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो कि एक तरह का एक्सप्लोजिव है। अपने कभी आपने वीडियो गेम वगैरह खेला हो तो उसमें जहां पे भी बॉम्ब पड़े रहते हैं वहां के ऊपर लिखा होता है टीएनटी, ठीक है। तो टीएनटी वगैरह क्या है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। सुडोमोनास पिट्यूटा, इसे अब जब हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो इसे सुपर बग नाम से भी जाना जाता है। ये जो है बहुत ही फेमस जो है अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और इसके पास क्या एबिलिटी है, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, मतलब जो कचरा आता है उसको डिकम्पोज करने की एबिलिटी रखता है। इसकी जैसी जैसी एबिलिटी आर्थोबैक्टर विस्कस में भी होती है। नेक्स्ट है राइजोपस ओराइजा, जो एक तरह की फंगस है। इस फंगस के पास एबिलिटी है यूरेनियम और थोरियम को रिमूव करने की। ऐसे कैसे, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम, ये भी एक फंगस है जिसके पास एबिलिटी है रेडियम के इफेक्ट को कम करने की, उन्हें एलिमिनेट करने की।
तो ये जो पॉल्यूशन जो हो रहा है उनको कम भी कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो पॉल्यूशन को कम करते हैं, अगर इनके नंबर कम होते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। ओवरऑल कहने की बात यह है कि जो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जितने तरह के प्लांट और एनिमल्स होंगे, वो ह्यूमन के लिए भी बेनिफिशियल है, वो एनवायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है सोशल, कल्चर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। देखो इन सब के अलावा ह्यूमन जो है कुछ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स को, उसको मतलब अलग वे में, जैसे कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, कुछ लोग उसे अच्छा मानते हैं, इस फॉर्म में भी क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को यूज करते हैं। जैसे पीपल, बनियन ट्री, मैंगो, बेसिल बोले तो तुलसी, आंवला, बनाना, इनको पूजा जाता है। ठीक है, काऊ, रैट, पिकॉक, ये सब रिलीजियस बिलीफ के। अपन ऐसा सोचते हैं कि गाय अपनी अपने वो क्या मदर है, तो वैसे वैसे रेट को अपन ऐसा समझते हैं कि ये गजानन जी का वाहन है। पिकॉक जो है वो भी अपने कार्तिक जो भगवान थे उनका वाहन है। तो कुछ रिलीजियस बिलीफ भी है। अब ये दिखेंगे तब ये बिलीफ अपन फॉलो कर पाएंगे, होंगे ही नहीं तो क्या करेंगे। वैसे वैसे कुछ जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें देव वन कहा जाता है, ऐसा सोचते हैं कि यहाँ देवता वगैरह आते हैं। So biodiversity is an outstanding gift of nature which play an important role in maintaining life on earth। इसलिए बायोडाइवर्सिटी के बहुत ज्यादा फायदे हैं और अपन को उसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। और इसके साथ ही अपना नेक्स्ट टॉपिक उठता है जो कि है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अपन को बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज्यादा फायदा है, इवन इसके बावजूद भी अपन बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो उसके क्या क्या कारण है वो अपना अगला टॉपिक है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है हैबिटेट लॉस। अब देखो हैबिटेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जो जगह है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे शेर जंगल में रहता है तो जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, वो शेर का हैबिटेट है। अगर मैं जंगल को ही उजाड़ दूं तो शेर कहां रहेंगे, तो शेर के नंबर भी कम हो जाएंगे। तो हैबिटेट लॉस जो है वो सबसे मेजर रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। अब हैबिटेट लॉस हो क्यों रही है, ह्यूमन अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए जंगल को काट रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है ताकि अपने लिए कुछ कर सके। और इस चक्कर में वो उनके हैबिटेट को खराब करेगा तो फिर वो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी और देर सवेर वही बायोडाइवर्सिटी लॉस उसको खुद को भी फेस करना पड़ेगा, वो खुद के एग्जिस्टेंस के लिए भी प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो ये पहला कारण था। दूसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। इन दोनों में क्या फर्क है, हैबिटेट लॉस का मतलब है हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देना, और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब है हैबिटेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना। इसको मैं समझाता हूं। सपोज करो कि एक बहुत बड़ा सा जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे थे। अब उस जंगल के बीच में से सड़क निकली और सड़क कुछ इस तरीके से निकाली गई कि उसने उस जंगल के 4 टुकड़े कर दिए, मतलब 4 अलग अलग हिस्से हो गए। अब एक हिस्से के एनिमल दूसरे हिस्से पे आ जा नहीं सकते, और अगर इन केस वो इधर उधर जाएंगे तो बीच सड़क से होके निकलने पड़ेंगे, तो गाड़ियों के आगे आएंगे, एक्सीडेंट से मर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, हैबिटेट के टुकड़े कर दी। आप ऐसे समझ लो, अपना जो घर है उस घर में से, बीच घर में से सड़क निकले। मान लो, मैं तो ये भी ना कहूं कि आपके घर का एरिया कम हो, आपके घर के ठीक आपके किचन और बेडरूम के बीच से सड़क निकल रही है, तो आपके पीस ऑफ माइंड और आपके रिस्पॉन्स पे क्या होगा, आपकी लाइफ साइकिल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अपन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही उन जानवरों के साथ भी हो रहा है। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है जो दूसरा कारण होता है किसका, बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी के भी जो कारण है उनको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं क्लाइमेट चेंज। तो देखो क्लाइमेट चेंज से कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनका मतलब अमाउंट जो है वो बढ़ रही है अर्थ पे, और ग्रीन हाउस गैसेज की अमाउंट अगर बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, टेम्परेचर को क्या करेगी, इंक्रीज। आप में से जो लोग नहीं जानते कि ग्रीन हाउस क्या होते हैं उनको मैं समझा देता हूँ कि देखो जैसे जो मतलब ऐसे नर्सरी वगैरह होते हैं उनमें क्या करते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उन्हें ग्लास के एक मतलब बॉक्स में क्या किया जाता है, ग्लास के बड़े बड़े से हाउस बना लेते हैं और उनमें उनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। अब ग्लास हाउसेज क्या करते हैं कि बाहर से जो रेडिएशन आती है उनको अंदर तो आने देते हैं, लेकिन जब अंदर से टकरा कर वापस रेडिएशन बाहर जाने लगती है तो ये उसको वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। धीरे धीरे इसके अंदर मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगता है जो उन प्लांट के लिए अच्छा होता है और वो अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ तो ये अच्छा है, और इन ग्लास हाउस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। अब नेचर में क्या हो रहा है, ये सपोज करते हैं कि अपनी ये अर्थ है
और जो CO2 मीथेन ऐसी गैस जो होती है वो जो बढ़ती है वो क्या करती है कि इसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है। ये लेयर ठीक वही काम करती है जो ग्रीन हाउस में ग्लास करता है। बाहर से रेडिएशन अंदर तो आ जाती है, लेकिन यह अर्थ की सरफेस पे टकराने के बाद जब बाहर जाना चाहती है तो वो नहीं जा पाती, तो धीरे धीरे वो अर्थ के चारों तरफ ट्रैप होने लगता है टेम्परेचर, और जिससे टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ का बढ़ने लगता है। क्योंकि ये इफेक्ट ठीक वैसा ही है जैसा ग्रीन हाउस में होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला गया। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक डेटा के हिसाब से अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़कर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए तो 70% स्पीसीज जो होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्लाइमेट का ये चेंज जो है, जो अपने ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसें जो बढ़ रही है, जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, वो फ्यूचर में क्या करेगा, स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल है भी और होगा भी। इंक्रीज जो टेम्परेचर होगा उससे एक और प्रॉब्लम है कि जो अर्थ पे अपने दोनों तरफ जो पोल है, पोल पे जो आइस है वो आइस क्या होगी, मेल्ट होकर पानी के फॉर्म में नीचे आने लगेगी। और इससे क्या होगा कि जो सी का, ओशियन का जो लेवल है वो लेवल बढ़ने लगेगा, जिससे लैंड का जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, और वो भी बायोडाइवर्सिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ह्यूमन की एक्टिविटी से जो जो एनवायरमेंट पे पॉल्यूशन होते हैं वो सारी पॉल्यूशन कहीं ना कहीं बेचारे बायोडाइवर्सिटी को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। जैसे मैनी प्लांट्स एंड एनिमल आर डिस्ट्रॉयड इन द लैंड एंड वाटर बाय पॉल्यूटेड वाटर, जो कहाँ से आता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो होता है उनसे जो इन्फ्लुएंस जो आता है, जो कचरा आता है, जो वेस्ट आता है, वो या तो लैंड पे गिरा दिया जाता है या पानी में डाल दिया जाता है, और वो जब वहाँ पर जाएगा तो वहाँ लैंड और वाटर में जो भी प्लांट्स एनिमल्स है वो बेचारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट आर डिस्ट्रॉय बाय एसिड रेन, और एसिड रेन आप सब जानते होंगे किससे आती है, एयर पॉल्यूशन से आती है। ठीक है, जब एयर पॉल्यूटेंट्स बढ़ते हैं जैसे कि SO2, NO2, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेते हैं। अब जब वो बारिश नीचे आती है तो वो क्या करती है, सॉइल को खराब करती है, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको खराब करती है। ठीक है, प्लांट के लिए हार्मफुल होती है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड आजकल किया जाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं। अब ये जो है जिस वजह से अपन यूज कर रहे हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन साथ में कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको भी क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड भी अ टाइप ऑफ एक क्या है, पॉल्यूटेंट्स ही है। तो इन सब से भी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो देखो एक लाइन मैंने आपको पहले भी बोली और आज भी, कि नेचर हैव एनफ फॉर ह्यूमन नीड नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड। नेचर में इतना है कि ह्यूमन की सारी नीड को फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन की ग्रीड को फुलफिल नहीं किया जाता। अब ह्यूमन अपने कमर्शियल बेनिफिट और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा यूज कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसके बारे में क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे भी दे रखे हैं और पूछे भी जा सकते हैं। फ्रॉग का जो लेग होता है उसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इसका लेग यूज किया जाता है, मेंढक की टांगे जो है वो यूज की जाती है इंक्रीज फ्लेवर, मतलब फ्लेवर यूज बढ़ाने के लिए फूड का। ठीक है, तो ये फ्लेवर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे एशियाई देशों से, जिसमें अपन इंडिया भी शामिल है, यहाँ से ये क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। और किसने सोचा होगा कि फ्रॉग की टांगों से कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो उन्होंने, इंडिया ने 1983 में करीब 3650 मेट्रिक टन ऑफ फ्रॉग क्या किए, एक्सपोर्ट किए, इतनी लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट किए। उन्होंने सोचा होगा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ फ्रॉग के अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो गए। चलो वो हुए जो हुए, फ्रॉग क्या करता है, बहुत सारे पेस्ट और इंसेक्ट को फूड के फॉर्म में कंज्यूम करता है। क्योंकि फ्रॉग के नंबर कम हो गए तो इससे जो इंसेक्ट वगैरह थे उनके नंबर बढ़ गए, और ये फिर प्रॉब्लम देने लगे। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए फिर गवर्नमेंट ने 1987 में बैन कर दिया इस बिजनेस को। तो ये एक एग्जाम्पल है
कि आप किसी भी चीज को, जैसे फ्रॉक को अगर कुछ अमाउंट में यूज किया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट किया गया, क्यों किया गया होगा? प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। और इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, फिर क्या किया गया? हार्मफुल इफेक्ट दिया। तो ऐसे ही कुछ और चीजें होती है कि जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में आप किसी स्पीसीज के नंबर को बिल्कुल जीरो कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या होता है? कारण। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कमर्शियल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो देखो, कमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का मतलब है कि लोगों को जब पता चला कि भाई लाइव स्टॉक की कुछ ब्रीड जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, और वैसे के वैसे क्रॉप की भी कुछ जो पर्टिकुलर ब्रीड या वैरायटी होती है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सीड वगैरह देती है, तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ग्रो करवाना शुरू कर दिया, उन्हीं को ही डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिया। मतलब इन ग्रीड ऑफ गेटिंग मोर प्रोडक्शन टुडे फार्मर ग्रो इम्प्रूव सीड वेराइटी ओनली। अब उनको ग्रो करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन खाली उन्हीं को ग्रो करवाना ये प्रॉब्लम है। मेंटेन द मोर प्रोडक्टिव हाइब्रिड स्पीस ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कहते हैं जो लिविंग थिंग का कलेक्शन होता है, जैसे जो प्लांट ब्रीडर्स वगैरह होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स, काऊ, बफेलो, इन सब को मतलब क्या करते हैं? उनका डोमेस्टिकेशन करते हैं। इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है? लाइव स्टॉक। उस लाइव स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ वो उन ब्रीड को यूज करने लगे जो ज़्यादा क्या होती है? बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। अब ऐसा करने से जो अदर ब्रीड और अदर वेराइटी थी उनके नंबर तो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे। जितनी ज्यादा एक स्पीसीज के अंदर वैरायटी होती है उसको अपन ने प्लांट इस चैप्टर के स्टार्ट में बोला था, उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अगर ये अदर वैरायटी कम होने लगेगी, इसका मतलब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कम होने लगेगी। और अपन ने वहां पर डिस्कस किया था कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो किसी भी स्पीसीज के एक्सटिंक्शन को कम करती है। अगर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो उस स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग या स्कूल में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाने लगा कि जो ज़्यादा नंबर लाते हैं, मतलब बाकी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाना ही छोड़ दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चों के नंबर अपने आप ही कम होने लगेंगे, स्टूडेंट के नंबर अपने आप ही कम होने लगेंगे, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो पढ़ाई ही छोड़ देंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि बाकी की जो वैरायटी और ब्रीड थी उनका केयर नहीं हो रहा था, तो उनके नंबर धीरे धीरे कम होने लगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी घटने लगी, और फिर वो इनडायरेक्टली फिर उस स्पीसीज के बाकी मेंबर के एक्सटिंक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक और ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे जनरली जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, लेकिन पेपर, मैचेस, प्लाईवुड और इंडस्ट्री में कुछ ही प्लांट की वुड को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो लोगों ने क्या किया? पर्टिकुलर उन्हीं प्लांट को क्या करने लगे? ग्रो करवाने लगे, बाकी को कट कर दिया। ये भी बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज। अब पहले इस वर्ड को समझते हैं कि फॉरेन क्या होता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बाहर से कोई आता है तो अपन कहते हैं कि फॉरेनर है। फॉरेनर का क्या मतलब है? वो अपने यहाँ का नहीं है, वो बाहर से आया है। ठीक ऐसे कैसे फॉरेन स्पीसीज का मतलब है कि अगर किसी जियोग्राफिकल रीजन में वहां पर पहले से उसका कुछ फ्लोरा और फोना होगा, मतलब पहले से ही वहां पर कोई पर्टिकुलर प्लांट वगैरह होंगे, पहले से ही वहां पर्टिकुलर कुछ एनिमल्स वगैरह होंगे। अब आप बाहर से कोई पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट जो वहां का नहीं है उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसको कहेंगे फॉरेन स्पीसीज। ठीक है, इसे एलियन स्पीसीज भी कह सकते हैं। अब ये जो नई स्पीसीज होगी वो क्या करेगी? कंपटीशन देगी फूड के लिए, स्पेस के लिए। ठीक है, हो सकता है कि वो वहां की लोकल चीजों को खाने भी लग जाए तो प्रीडिशन भी करे। इससे एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो होगी उनको कंपटीशन मिलेगा, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। इसके आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। ब्रिटिश इंडिया जब चल रहा था तो ब्रिटिश जो लोग थे वो लेंटाना करके एक प्लांट थे, उन्होंने क्या किया? बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया ऑफ कोलकाता जो कि इंडिया में है, वहाँ पर उसको प्लांट किया। धीरे धीरे ये जो था वो इतना स्प्रेड होने लगा कि उस अपने भारत के सब कॉन्टिनेंट में लगभग सब जगह फैल चुका है। अब ये लेंटाना जहाँ जहाँ ग्रो करता है वहाँ आसपास और कुछ भी प्लांट ग्रो नहीं करते, और साथ ही साथ में इसे कोई एनिमल भी कंज्यूम नहीं करता। तो धीरे धीरे इसके नंबर और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं होने देता, एनिमल के लिए भी फायदा नहीं है, अपन भी इसका कुछ यूज नहीं कर सकते।
तो ये जो था, ये जो लेंटेना जो फॉरेन स्पीसीज यहाँ लाई गई, वो बाकी के स्पीसीज के नंबर को क्या कर रही है, कम कर रही है। एक ऐसा ही बहुत फेमस एग्जांपल है वाटर हाइसनीथ का, जिसे कहते हैं वाटर लिली भी कहते हैं। आपने सुना होगा बंगाल साइड में क्या होती है, फिश इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे होती है, तो वहाँ पर एक्वेटिक जो होंगे रिजर्व होंगे जहाँ पर फिश वगैरह ग्रो करवाई जाती है, मतलब उनकी ब्रीडिंग वगैरह की जाती है। तो क्या किया गया, वाटर हाइसनीथ को या वाटर लिली को यहाँ पर इम्प्लांट किया गया, क्योंकि वो पानी की सरफेस पे रहती है और उस पर सुंदर सुंदर से फ्लावर लगते हैं। तो सोचा गया कि भाई अपना काम भी चलता रहेगा और थोड़ी क्या होगी, ब्यूटीनेस भी बढ़ेगी, थोड़ी सुंदरता भी बढ़ेगी। तो इसको लाया गया, पर्पल फ्लावर की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब वाटर लिली जो है, आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देती है, मतलब इसके कोई टुकड़े हो तो ये और ग्रो कर जाती। तो धीरे धीरे ये वाटर रिजर्वोयर के ऊपर, मतलब जो भी पानी के रिसोर्सेज थे उनके पूरे के ऊपर फैल गई, मतलब पानी ऊपर से दिखता ही नहीं। अब ऐसा होने से दो नुकसान होने लगे। पहला नुकसान होने लगा कि ऊपर से सनलाइट नीचे जा ही नहीं रही, और जो नीचे जो ऑर्गेनिज्म थे, जो फिश थी और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, उनको लाइट ही नहीं मिल रही। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो थे वो ऑक्सीजन को विड्रॉ करते थे, मतलब ऑक्सीजन यूज करते थे। ये जितना प्रोड्यूस करते थे उनसे कई गुना ज्यादा तो यूज कर लेते थे। तो धीरे धीरे पानी में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो भी क्या होने लगी, कम। इससे क्या होगा, फिश इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई, मतलब फिश के नंबर घटने लगे, वो मरने लगी, और इसे बाद में टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाने लगे। तो ये भी एक फॉरेन स्पीसीज थी, इसके लाने से दूसरे स्पीसीज के नंबर क्या हुए, घटे। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि फॉरेन स्पीसीज को यहाँ पर लाने पर, या कहीं पे भी किसी फॉरेन स्पीसीज को किसी पर्टिकुलर रीजन में इंट्रोड्यूस कराने से वहां के नंबर भी क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दो और एग्जाम्पल है फॉरेन इन्वेंजन के। एक है कांग्रेस ग्रास, जिसमें भी यही प्रॉब्लम थी, उनके नंबर बढ़ते गए। और एक है आपको अच्छा सा एग्जाम्पल, इससे आपके और भी डाउट क्लियर होंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड जो था, वहां पर हिरन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हिरन तो नॉर्मल सा जानवर है, तो वहां इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हिरन का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, वहां पे हिरन को कंज्यूम करने वाले प्रीडेटर्स भी होते हैं जो हिरन को मार देते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए, फूड चेन जो होती है वो होनी चाहिए। आप मतलब हर जगह कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी को खाए और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खाने वाला भी होना चाहिए, तब नंबर बैलेंस में रहते हैं। तो हिरन को वहां इंट्रोड्यूस किया गया। अब हिरन को वहां पर क्या मिला, बहुत ज्यादा वेजिटेशन मिली, हिरन उनको खाने लगे, उनके नंबर बढ़ने लगे, लेकिन उनको मारने वाला वहां कोई नहीं था। तो धीरे धीरे हिरन के नंबर इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो वहां की सारी वेजिटेशन को बुरी तरह से उनके नंबर डिक्रीज होने लगे, क्योंकि वो कंज्यूम करने लगे, वेजिटेरियन थे, तो ग्रास जो पेड़ पौधे थे उनको खाने लगे और उनके नंबर क्या होने लगे, घटने लगे। तो ये एक और एग्जांपल है जिससे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि फॉरेन स्पीसीज का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ हार्मफुल हो। अब जैसे हिरन वैसे किसी को नुकसान नहीं देती, लेकिन आप जहां पर ले जा रहे हो क्या वहां पर उसका इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपको अगर वाटर लिली के बारे में ये डाउट है कि वो नेचुरली भी तो कहीं लग रही होगी, लेकिन वहां उसके नेचुरल हैबिटेट में उसके कंजम्पशन का भी कुछ ना कुछ तरीका होगा, उसके नंबर को कंट्रोल करने का भी कुछ तरीका होगा, जो आपको दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस। मतलब लोग अपने अंधविश्वास और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी कुछ बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर देते हैं। इसके एग्जांपल बताता हूं। एक गैग्रोनी पैरेट्स होता है, जिसका ये साइंटिफिक नाम है। अब लोग सोचते हैं कि ये जो पैरेट है, ये मतलब आपने सुना होगा पैरेट जो होते हैं वो अच्छे से मिमिक्री कर सकते हैं, वापस जो चीज है उसको वापस बोल पाते हैं कुछ पैरेट। तो इसके बारे में ये एक मिसकंसेप्शन था कि ये बोलने के अलावा लोगों को बातों को समझ भी सकता है और उसे वापस सोच समझ के रिप्लाई भी कर सकता है। इस चक्कर में लोग इनको बहुत ज्यादा क्या अमाउंट में क्या करने लगे, कैप्चर करने लगे, और धीरे धीरे इनकी अमाउंट क्या होने लगी, डिक्रीज। अब ये एक मतलब ऐसी ब्रीड हो चुकी है जिसके नंबर बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। ऐसे कैसे, एक एग्जाम्पल है गोडा वन का, आप सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। ये अपना स्टेट बर्ड है, ठीक है। अब मतलब ये अपना स्टेट बर्ड कहीं देखने को ही नहीं मिलता, ठीक है। गोडा वन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, और इसका जो एडियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका साइंटिफिक नेम है, ये जो है लोग इसकी हंटिंग करने लगे
और हंटिंग इसलिए करने लगे, लोगों को एक मिसकंसेप्शन था कि इसका फ्लैश बोले तो इसका मांस खाने से सेक्स पावर जो होती है वो बढ़ती है, और इस इनहेंस करने के चक्कर में लोग इसको मार मार के इसको खाने लग गए। और अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि इसके नंबर 100 से भी कम है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नंबर मतलब नहीं के बराबर रह गए। ठीक है, तो ये अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो ऐसे ही कुछ इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन की वजह से लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर देते हैं। एक और एग्जांपल है मॉनिटर लिजार्ड का। इसकी आप फोटो देखना, बड़ी सी लिजार्ड दिखती है, उसकी टंग निकली हुई रहती है। तो लोगों को ऐसा मिसकंसेप्ट है कि ये जो जब सांस लेती है तो इसकी जब सांस बाहर छोड़ती है तो वो पॉइजनस होती है, आसपास लोगों को मार देती है। लोग एक बात को सुनते हैं, बिना कुछ सर्च किए, बिना कुछ निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले उसको मान भी लेते हैं। आजकल की मल्टीमीडिया के टाइम में ये और चीज़ बढ़ गई है। आप लोग कहीं से भी कुछ भी सुनते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज आते हैं, आप उसको सुन लेते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं। आप जरा भी ये ना सोचते हैं कि इस पे हम खुद भी क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हम खुद इस जो न्यूज आई है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पर अपन ऐसा करने की बजाय अपन और 10 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये अपने 8 ऐसे कारण थे जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। तो अगर आपको एग्जाम में से छोटा क्वेश्चन आए, राइट द रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो सिर्फ अपन को ये 8 पॉइंट लिख देने। क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेटिक चेंज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कमर्शियल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज एंड सुपरस्टिशन। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ बायोडीजल ट्री। मतलब अभी अपन ने डिस्कस किया था कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके सीड से अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल मतलब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसे अपन पेट्रोल के अल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इन ट्री को क्या कहते हैं, बायोडीजल ट्री। और 2 नाम आपको याद रखने हैं, जेट्रोपा और करंज। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कौन सा है। तो 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बोला गया। और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर पूछा जाए आपको तो 2010। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी एक हेडिंग है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जिसके आगे ही अपना ये टॉपिक था जो अभी अपन ने कंप्लीट किया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण बताओ। इसमें कुछ डेटा है अपन को याद रखने की। एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 700 स्पीसीज जो होती है वो एक्सटिंक्ट हो गई है सिंस 1600, मतलब लास्ट 400 सेंचुरी में, अपने 4 सेंचुरी में बोले तो अपने करीब 700 स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया गया। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि टुडे अबाउट 4000 स्पीसीज ऑफ एनिमल और 60,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो भी एक्सटिंक्ट होने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म विच कंप्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी रीड करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ, डायनासोर, डोडो, ये सब नाम लिख देते हैं। ये पूछा है कि ऐसी स्पीसीज के नाम बताओ जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है और किससे हो चुकी है, इंडिया से हो चुकी है। इसके एग्जाम्पल है हिमालयन क्विल, पिंक हेडेड डक, एशियन चीता और जेवियन राइनोसोरस। ठीक है, नेक्स्ट अपने जो हेडिंग है वो अपने चैप्टर नंबर 12 में भी थी और मैंने आपको वहां पर बोला था कि ये मैं चैप्टर नंबर 19 में करवा दूंगा। IUCN, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने एक रेड डेटा बुक बनाते हैं और उस रेड डेटा बुक में जो है अपने कुछ स्पीसीज की कैटेगरी बनाई गई है। तो उन कैटेगरी को अपन को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी होती है, ऐसी स्पीसीज जो अब वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, मतलब बिल्कुल उसका एक भी लिविंग मेंबर बाकी नहीं रहा है। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इसके एग्जाम्पल है डोडो बर्ड, डायनासोर, राइनिया प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज के मेंबर अभी एट प्रेजेंट तो है, लेकिन अगर उन्हें सही ढंग से प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो जल्दी ही वो क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल है चीता, टाइगर, लेपर्ड, गिंको बाइलोबा, सर्पगंधा, ये एक प्लांट का नाम है। ठीक है, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, मेडिसिनल प्लांट भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन इसके नंबर बहुत ही ड्रास्टिकली घट रहे हैं। नेक्स्ट है
वल्नरेबल स्पीसीज। ये स्पीसीज ऐसी होती है जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली डिक्रीज हो रही है, और अगर इसी स्पीड से डिक्रीज होती रही तो वो जल्दी किस कैटेगरी में आ जाएगी, इंडेंजर्ड, और फिर अपन ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक तरीके से लेवल समझ सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है याक, नीलगिरी तहर, रेड पांडा, कोबरा, ब्लैक बग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज वो होती है जिन बेसिकली ये रेयर स्पीसीज वो कहलाती है जो एक तो क्या होती है, पर्टिकुलर किसी हैबिटेट में ही होती है, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में भी होती है, और वहां पे भी उनके नंबर कुछ खास ज्यादा नहीं है। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, रेयर स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रेड वॉल्फ, हनियन गिब्बन, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में ही है और अभी, और इनके नंबर कुछ ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी थ्रेटन्ड है, हालांकि इनको इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी इनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई, रेयर स्पीसीज। और लास्ट है इनसफिशिएंटली नॉन स्पीसीज। ये ऐसी स्पीसीज है जिनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, तो पता ही नहीं है कि इसे ऊपर की 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में रखें, इसलिए इसको अलग से एक कैटेगरी बना दी गई, इनसफिशिएंटली नॉन स्पीसीज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि IUCN के अकॉर्डिंग 5 वो कैटेगरी कौन सी है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है जो इस टॉपिक में से, वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कितने टाइप से किया जा सकता है। तो 2 टाइप से किया जा सकता है, इन सिटू और एक्स सिटू। देखो एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप साइंस में कुछ पढ़ें तो आप वोकेबलरी पे ध्यान दें। जब नए वर्ड आए तो उनकी मीनिंग देखें, वो मीनिंग आपको किसी और टॉपिक को समझने में भी हेल्प करेगी। इन सिटू का मतलब होता है किसी चीज को उसकी नेचुरल प्लेस पे ही करवाना, एक्स सिटू मतलब बाहर करवाना, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको उसी के ही हैबिटेट में कंजर्व करना, इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। और एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या किया जाएगा, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से कहीं और ले जाकर किसी आर्टिफिशियल हाउसिंग में क्या किया जाता है, कंजर्व कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक्स सिटू। इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए इन सिटू कंजर्वेशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें उनका नेचुरल हैबिटेट मिलता रहेगा, ठीक है, और उन्हें आसानी से जो होगा अपन क्या कर सकते हैं, उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व, इवन हॉट स्पॉट, ये सब क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन के तरीके हैं। एक्स सिटू के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जैसे अपने कहीं पे आसपास कोई जैसे गार्डन होता है, बॉटनिकल गार्डन है या जूलॉजिकल पार्क है, या जो जू होते हैं जो अपन जाते हैं देखने के लिए, वो भी एक एक्स सिटू कंजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो प्लांट के लिए तो क्या क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर लैब। एनिमल के लिए क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क, बर्ड हाउस, एक्वेरियम वगैरह, ठीक है। एक 2 टेक्निक और होती है, एक होती है जर्म प्लाज क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको समझो, देखो क्रायो वर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर का होना, और प्रिजर्व का मतलब आप समझते हो। जर्म प्लाज्म का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की जा सकती है। तो प्लांट के सीड, पॉलन ग्रेन, स्पोर, एनिमल के स्पर्म, ओवम, यहां पर क्या किया जाते हैं, इनको प्रिजर्व किया जाता है और इन्हें करीब -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, इनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पे कर रहे हैं इसलिए इसे क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। ठीक ऐसे कैसे जीन बैंक भी एक तरीका है जहां पे इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म की जीन को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आज के लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो अपन को 2 एफर्ट पढ़ने, इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट किए जा रहे हैं और नेशनल लेवल पे क्या एफर्ट किए जा रहे हैं वो स्टडी करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट काम किया गया वो था IUCN को एस्टेब्लिश किया गया 1968 में।
फिर एक रेड डेटा बुक तैयार की गई जिसमें एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल स्पीसीज के डेटा वगैरह बनाए गए 1972 में। उसके बाद IUCN ने एक ऑर्गेनाइज किया था साइट्स, जो 1973 में थी, और साइट्स की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है। C से था कन्वेंशन ऑन, I से इंटरनेशनल, T से ट्रेड, E से इंडेंजर्ड स्पीसीज। बेसिकली इसका मतलब था कि सारे जितने भी मतलब कंट्री थे वो इस चीज पे एग्री हुए कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका ट्रेड नहीं किया जाएगा, उनको उन पे बिजनेस नहीं किया जाएगा, उनको इधर उधर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये साइट्स कौन से साल में हुई, किसने ऑर्गेनाइज की, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, इसका मोटिव क्या था, ये सब आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये एक तरह की ट्रीटी थी जिसे साइन किया गया, और ये अर्थ कन्वेंशन 1992 में किया गया था। और आपको एग्जाम में ये भी पूछते हैं ये अर्थ कन्वेंशन 1992 हुआ कहां था, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और इस CBD में क्या किया गया, ये साइन किया गया कि भाई सारे देश जिन्होंने भी साइन किए थे कि हम बायोडाइवर्सिटी के टूवर्ड्स में क्या करेंगे, अपना कमिटमेंट शो करेंगे, अपनी अपनी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के तरीकों को पे क्या करेंगे और अच्छे से फॉलो करवाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक करीब 193 कंट्री इसके अंदर आ चुकी है। तो ये इंटरनेशनल एफर्ट है। ठीक है, इसमें से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साइट से। ठीक है, अच्छे से याद रखना। और ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि अर्थ कन्वेंशन 1992 कहां हुआ था। नेक्स्ट है अपने नेशनल लेवल पे, इंडिया अपने लेवल पे क्या कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 पास किया। ये बेसिकली CBD में जो कन्वेंशन में ट्रीटी साइन की थी उसको फॉलो करवाने के लिए बनाया गया कि भाई अपने देश में भी बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से कंजर्व करने के तरीके एस्टेब्लिश करते हैं। तो वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में आते हैं, जिसके 3 पॉइंट थे। पहला था प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब अपन बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी से कोई चीजें अपन अगर यूज कर रहे हैं तो उसे इस फॉर्म में यूज करेंगे कि उसे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। और तीसरा इवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बायोडाइवर्सिटी के जो यूजेज है उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो सबको मिल सके। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स को मिल रहा है या पर्टिकुलर जगह को ही मिल रहा है, सबको बराबर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये 3 पॉइंट जो है इस एक्ट के अंदर आते हैं। आपको ये पूछ सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ये थे। और चीज, इसको अप्लाई करने के लिए 3 लेयर में इसको अप्लाई किया गया। नेशनल लेवल पे इसको अप्लाई करने का जिम्मा था NBA का, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे इसे अप्लाई करने का जो जिम्मा था वो था बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का। और लोकल लेवल पे जिस जगह की बात चल रही है उस पे अप्लाई करने का था बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी का। तो ये आपको ये भी पूछ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो थे वो 3 लेवल में अप्लाई किया गया, वो 3 लेवल कौन कौन से थे। तो NBA नेशनल लेवल पे, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल पे, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी वो लोकल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। बेसिकली ये जो था वो 2 जून 2010 में बनाया गया। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया कि फॉरेस्ट, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो लॉ थे उस पे कोई फॉलो ना करे, उस पे कोई डिस्प्यूट हो। तो पहले ये केस सारे हाई कोर्ट में जाते थे। अब हाई कोर्ट में पहले से ही दूसरे केस भी पेंडिंग है, जो क्रिमिनल केस है या और भी जो डिस्प्यूट होते हैं उनसे रिलेटेड केस होते हैं। तो 2 जून 2010 में ये डिसाइड किया गया कि इन सब चीजों से रिलेटेड को एक ही जगह पर अपन कर देते और वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंडर में आएंगे। यहां पर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके केस जो है यहां लड़े जाएंगे, ना कि हाई कोर्ट में लड़े जाएंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, भोपाल में। इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा होता है और साथ में ही आपका जो साइंस का सिलेबस है अपने चैप्टर वाइज अपने सारे चैप्टर अपन कर चुके हैं जो भी अपने इस साल के सिलेबस में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों का मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा, आप लोगों को मेरे इन सारे सिलेबस जो चैप्टर मैंने करवाए उससे कुछ बेनिफिट हुआ है, तो मैं फर्स्ट टाइम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके साथ बाकी के वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। जब आप वॉच करते हैं तो एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मुझे मोटिवेट करेगा। तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने जो और भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जब अपन इस टॉपिक से रिलेटेड जो अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, बोर्ड के पेपर भी सॉल्व करेंगे और बाकी के भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो में। तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।